एक किरण बस रोशनियों में शरीक नहीं होती, दिल के बुझने से दुनिया तारीक नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं घूमता हुआ आईना। दोस्तों, इस समय बीजेपी के बुरे दिन चल रहे हैं और बुरे दिन लाने के जिम्मेदार खुद नरेंद्र मोदी ही दिखाई दे रहे हैं। सत्ता पर पकड़ बनाए रखने की लालसा मोदी में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि अब उसके नुकसान नजर आने लगे हैं। मोदी करना कुछ चाहते हैं और हो कुछ जाता है। दरअसल तीसरी बार सरकार बनाने और उसके बाद हरियाणा में भी जीत हासिल करने के बाद नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तगड़ी चोट करने के इरादे से पांच सिलसिलेवार ट्वीट किए और कांग्रेस पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाया। जवाब में कांग्रेस ने मोदी के 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड किसी आरोप पत्र की तरह जनता के सामने पेश कर दिया और साथ ही अपने राज्यों के आंकड़े भी बता दिए कि चुनाव में जो वादे जनता से कांग्रेस ने किए थे वो किस तरह पूरे कर दिए गए हैं या पूरे होने की प्रक्रिया में हैं। मोदी को बिल्कुल उम्मीद नहीं रही होगी कि कांग्रेस की तरफ से ऐसा जवाब मिलेगा। अब घबराए हुए मोदी ने अपने 5 में से तीसरे ट्वीट को डिलीट ही कर दिया। अब तक तो बीजेपी ट्रोल आर्मी के सदस्य ट्वीट करके झूठी खबर फैलाने और पकड़े जाने पर उसे डिलीट करने का काम करते थे, लेकिन नरेंद्र मोदी वाकई उनके सरदार निकले। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने इस बारे में मोदी पर करारा तंज कसते हुए एक वीडियो जारी किया है। आइए जरा उस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा देख लेते हैं। प्रधानमंत्री जी, प्रचार मंत्री जी, जो भी आप कहना चाहें, फिर से चुनाव मोड में आ गए। त्योहार के दिन लोगों को त्योहार की बधाई देने की स्थान पर लगे ट्वीट करने, और ट्वीट भी ऐसे कि उनके ट्रोल्स भी शर्मा जाए। एक ट्वीट तो डिलीट करना पड़ा। देश के प्रधानमंत्री को, 11वें साल का प्रधानमंत्री, सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री फैक्ट चेक में कहीं फंस न जाए, ट्वीट को डिलीट किया। हमारे तमाम मुख्यमंत्रियों, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष, सब ने जब उनको करारा जवाब दिया, उनके झूठ को बेनकाब कर दिया, तो उनको ट्वीट तक डिलीट करना पड़ गया। ये इस देश के प्रधानमंत्री की हालत। मोदी ने जिस भी कारण से ट्वीट डिलीट किया, लेकिन अब वो उसमें ही बुरी तरह फंस गए हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के दौर में चीजों को मिटाना या छिपाना आसान नहीं होता है। दोस्तों, आप जानते हैं, वैसे अपने ही तीर से घायल होने का यह अकेला मामला नहीं है। राम मंदिर के उद्घाटन से लेकर संसद में बिल वापस लेने और चीन के राष्ट्रपति से बैठक करने तक कई मामले हैं जो मोदी को फंसा चुके हैं, और जब बीजेपी नेता मोदी का बचाव करने जाते हैं तो वो भी फंस जाते हैं। इस तरह मोदी ही अब बीजेपी के लिए मुसीबत बन चुके हैं। आपको याद होगा कि खुद को नॉन बायोलॉजिकल बोलकर भी नरेंद्र मोदी ने अपनी हंसी उड़वाई थी और फिर आरएसएस प्रमुख ने मोदी को इशारों में फटकार लगाई थी। हालांकि हरियाणा जीतने के बाद मोदी और आरएसएस के रिश्ते फिर से सुधरते हुए दिखे, लेकिन अब महाराष्ट्र और झारखंड चुनावों के पहले फिर से मोदी ने जो सेल्फ गोल कर दिया है, उसमें बीजेपी और संघ का क्या नुकसान होगा, यह देखने वाली बात होगी। वैसे भी महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी के लिए इंडिया गठबंधन का सामना करना मुश्किल होता जा रहा है। महाराष्ट्र में अजित पवार जैसे नेता अपने बयानों से बीजेपी को फंसा रहे हैं और झारखंड में हेमंत और कल्पना सोरेन का सामना करने के लिए बीजेपी चंपाई सोरेन को तोड़कर ले तो आई, लेकिन उसका फायदा उसे होता हुआ नहीं दिख रहा है। ऊपर से मोदी के आरोपों से बेपरवाह राहुल गांधी अलग ही किस्म की खोजी और जमीनी राजनीति कर रहे हैं। माधवीपुरी बुच को लेकर राहुल गांधी और पवन खेड़ा के वीडियो आए हैं, आपने देखा होगा, जो देर अबेर मोदी के लिए मुसीबत बनेंगे। वहीं राहुल गांधी के हाल के कुम्हारों और घर की रंगाई पुताई में लगे मजदूरों के साथ जो वीडियो आए हैं, वो बता रहे हैं कि मोदी अपनी बातों से पलटी मारते रहे, अपने वादों से पलटी मारते रहे और वादों को भूलते रहे, लेकिन राहुल ने जो राह पकड़ ली है वो उससे डिगने वाले नहीं हैं। तो आइए दोस्तों, आज आईने की नजर से पड़ताल करेंगे कि कैसे नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को फंसा दिया है, और यह भी समझेंगे कि क्या अब महाराष्ट्र और झारखंड बीजेपी के हाथ से निकल गए हैं। सबसे पहले समझते हैं कि नरेंद्र मोदी के तरकश से निकले हुए तीर पलटकर मोदी को ही घायल क्यों कर रहे हैं। कुछ समय पहले एक नारा मोदी की चापलूसी में लगाया गया था कि मोदी है तो मुमकिन है। शायद बीजेपी मोदी को वाकई जादूगर समझने लगी थी, लेकिन अब मोदी का तिलिस्म टूट रहा है, क्योंकि मोदी के फैसले बीजेपी पर भारी पड़ने लगे हैं। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी को आधे अधूरे राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी ताकि लोकसभा चुनाव में उसका फायदा हो, लेकिन बीजेपी 240 सीटों पर सिमट गई, यूपी में सीटें कम हो गईं, यहां तक कि उस अयोध्या में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा जहां राम को लाने का दावा मोदी ने किया था।
सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी को नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के साथ साथ एनडीए के छोटे दलों को खुश करके साथ लाना पड़ा और इसके बाद मोदी की हालत ऐसी हो गई कि संसद में पहले के कार्यकालों की तरह मनमाने बिल पास करवाने की कोशिश की तो विपक्ष के साथ साथ अपने ही साथियों के विरोध का सामना करना पड़ा। वक्फ बोर्ड संशोधन और ब्रॉडकास्ट बिल इसके उदाहरण हैं। उधर विदेश के मोर्चे पर भी हाल अच्छे नहीं हैं। ब्रिक्स की बैठक के दौरान चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात और चर्चा मोदी ने की। अब सीमा पर भारत और चीन दोनों देशों की सेनाएं पीछे हट चुकी हैं। यानी जिस चीन को लाल आंखें दिखाने की बात मोदी कर रहे थे उसका सच भी सामने आ गया। इसी तरह हाल ही में मोदी ने स्पेन के प्रधानमंत्री के साथ गुजरात के बड़ोदरा में स्पेन और टाटा समूह की मिलिट्री ट्रांसपोर्ट वायुयान बनाने की फैसिलिटी का उद्घाटन किया और इसे देश की लंबी छलांग बताया। यही मोदी की स्टाइल है कि कुछ हो ना हो लेकिन दावे इतने ऊंचे करो कि जनता ऊंचाई में ही खो जाए और हकीकत पर उसका ध्यान ही न जाए। असल में स्पेन टाटा ट्रांसपोर्ट वायुयान निर्माण इकाई का नाम है फाइनल असेंबली लाइन यानी FAL। ये नाम ही बताता है कि ये मूलतः पुर्जे जोड़ने वाली इकाई होगी। इसमें कुछ पुर्जे बाहर से आएंगे और कुछ पार्ट्स हैदराबाद में और कुछ गुजरात के बड़ोदरा में जोड़े जाएंगे। अभी शुरुआती कुछ साल में पुर्जे स्पेन से ही आएंगे और फिर इंजन और पुर्जों को जोड़ा जाएगा। फिर इंजन को छोड़कर धीरे धीरे 48% पुर्जे भारत में बनेंगे जो बाद में 75% बनने लगेंगे। लंबी छलांग तो तब होती जब भारत के पास वो तकनीकी क्षमता होती कि हम यही पुर्जों का निर्माण भी करते और यही उसे जोड़कर बाकी देशों को बेच भी पाते। लेकिन फिलहाल कल पुर्जे जोड़ने को ही उपलब्धि मान लें और खुश हो लें क्योंकि मोदी यही चाहते हैं। ऐसा पहली बार तो नहीं है जब मोदी ने कोई बड़ा दावा किया हो और जनता बाद में ठगी सी रह गई हो। देश को 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का दावा नरेंद्र मोदी ने किया था। इससे पहले 2014 में सत्ता में आने के लिए हर खाते में 15 लाख डालने यानी 15 लाख रुपए डालने की बात की थी। रुपए और पेट्रोल की कीमतों को लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह की जो सरकार उस समय थी उसका मजाक मोदी उड़ाते थे और दावा करते थे कि उनके सत्ता में आते ही रुपया मजबूत हो जाएगा और पेट्रोल सस्ता हो जाएगा। जब इस पर सवाल किया तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, डॉलर मजबूत हो गया है। देश की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने गर्त में पहुंचा दिया और अब देश पर 205 लाख करोड़, जी हां 205 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो गया है देश पर। सरकार के कुल बजट का 20% तो कर्ज चुकाने में जाता है। ऐसे में मान लें कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था देश में कायम होती भी है तो इसमें क्या आर्थिक गैर बराबरी खत्म हो जाएगी? यह सवाल भी अब मोदी को फंसा रहा है। वैसे कांग्रेस पर इल्जाम लगाकर नरेंद्र मोदी ने अपने लिए मुसीबत और बढ़ा ली है क्योंकि अब इंडिया गठबंधन के दूसरे दल भी कांग्रेस के बचाव में सामने आ रहे हैं और मोदी पर ही सवाल उठा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा ने जो कुछ कहा है आइए जरा उसे पहले सुन लेते हैं। प्रधानमंत्री जी हमला करते हैं तो बड़ा कष्ट होता है। सारे राज्य इसी केंद्र का हिस्सा है। चूंकि आपकी सरकार नहीं है तो अब 24 घंटे 7 दिन 12 महीने आप इसी में लगे रहते हैं। अरे देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको तो सबको जोड़ के चलना है। अब प्रॉब्लम कहां है? गारंटी से। ये जो गारंटियां हैं ना, शुक्र है कि कम से कम वो मुफ्त नहीं बोलते हैं। आप तो मुफ्त बोलते हैं और मुफ्त बहुत डिनाइग्रेटिंग जुबान है। कोई चीज मुफ्त नहीं है, स्टेक है लोगों का। ये वेलफेयर स्टेट का कमिटमेंट, उसको गारंटी कहते हैं। उसमें से अगर फुलफिल नहीं हो रही तो आप मदद करो ना थोड़ी और। आप क्यों चुप्पी साध लेते हैं? हमने तो यह भी देखा है कि लाखों करोड़ कैसे राइट ऑफ होते हैं बड़े लोगों के, रसूखदार लोगों के। वो वाली गारंटी आपकी बड़ी पुख्ता है, बड़ी पक्की है। और क्या कहूं प्रधानमंत्री जी, देश के प्रधानमंत्री जी की तरह अगर आप सोचेंगे देश के विशाल हृदय के साथ, तो फिर इस जुबान से आप परहेज करें। मनोज झा ने मोदी को आईना दिखा दिया है और याद दिलाया है कि उन्हें गैर बीजेपी शासित राज्यों का भी उतना ही ख्याल करना चाहिए जितना वो बीजेपी शासित राज्यों का करते हैं। वैसे अभी जम्मू कश्मीर में हारने के बाद भी मोदी का कहना यही था कि वो उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली नई सरकार का हर तरह से साथ देगी। लेकिन अब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के बढ़ने के बाद फारूक अब्दुल्ला का एक बयान सामने आया है और जिस तरह शरद पवार ने इसमें उनका साथ दिया है उससे जाहिर होता है कि मोदी अब एक नहीं बल्कि कई मोर्चों पर घिर गए हैं।
फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए आतंकवादी हमलों के पीछे के मास्टरमाइंडों को उजागर करने के लिए आतंकवादियों को मारने के बजाय उन्हें पकड़ा जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पकड़े गए आतंकवादियों से पूछताछ से इन हमलों को अंजाम देने वाले व्यापक नेटवर्क के बारे में बहुमूल्य जानकारी मिल सकती है। सीनियर अब्दुल्ला ने यह सवाल उठाया कि ऐसा कैसे हुआ कि सरकार आई और सब कुछ हो रहा है। मुझे संदेह है कि ये उन लोगों की ओर से किया गया है जो सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे। हमें जांच करनी चाहिए कि क्या कोई एजेंसी है जो अब्दुल्ला सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कर रही है। हालांकि बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला के सवाल को खारिज कर दिया है और उल्टा कांग्रेस से गठजोड़ की आलोचना करते हुए कहा है कि सरकार को अस्थिर करने की बात जब आती है तो क्या ये वही ताकतें नहीं हैं जिसके साथ वो सत्ता में आने के लिए दोस्ती की थी। उन्हें अब शायद उसी ताकतों का सामना करना पड़ रहा है। यानी बीजेपी ने आतंकवाद जैसे गंभीर मसले पर भी राजनीति करने का मौका ढूंढ लिया है। मगर एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा है कि फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी शख्सियत हैं। उन्होंने अपना जीवन जम्मू कश्मीर के लोगों की सेवा में बिताया। मुझे उनकी सत्य निष्ठा और ईमानदारी पर कोई संदेह नहीं है। अगर ऐसा कोई नेता कोई बयान दे रहा है तो केंद्र सरकार खासकर गृह मंत्रालय को इसे गंभीरता से लेना चाहिए और इस पर काम करने की कोशिश करनी चाहिए कि उस स्थिति को कैसे हल किया जा सकता है। तो शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला, मल्लिकार्जुन खड़गे ये देश के उन चंद नेताओं में हैं जिन्होंने राजनीति में कई दशक बिताए हैं। कई तरह की सरकारों को इन्होंने देखा है और जो बीजेपी और संघ की रणनीतियों से अच्छी तरह से वाकिफ हैं। अब ये बुजुर्ग नेता मिलकर बीजेपी को आड़े हाथों लेने लगे हैं। यानी बीजेपी की मुश्किलें वाकई बढ़ गई हैं, खासकर महाराष्ट्र में, जहां अपनी सरकार को बचाए रखने के लिए मोदी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। लेकिन अजित पवार ने फिर भी महायुति में खेल कर दिया है। 2014 से पहले विपक्ष में रहते हुए बीजेपी ने महाराष्ट्र के तत्कालीन सिंचाई और जल संसाधन मंत्री अजित पवार पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इस दौरान 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का दावा किया गया था। इस मामले में अब अजित पवार को क्लीन चिट मिल गई है। लेकिन पिछले दिनों सांगली सीट पर अपने उम्मीदवार का प्रचार करने गए अजित पवार ने इस मामले की याद खुद ही लोगों को दिलाई और कहा कि आर पाटिल ने ही इस मामले की जांच शुरू करवाई थी। मुझे देवेंद्र फडणवीस ने वो फाइल दिखाई भी है। आपको बता दूं कि आर पाटिल कांग्रेस एनसीपी सरकार के वक्त गृह मंत्री थे और अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। लेकिन उनका नाम लेकर अजित पवार ने एक तरफ अपने चाचा शरद पवार और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस को घेर लिया। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा मुसीबत बीजेपी की बढ़ गई है। एनसीपी नेता जयंत पाटिल ने कहा है कि अजित पवार को ब्लैकमेल करने की कोशिश बीजेपी ने की, ये साफ समझ में आ रहा है। वहीं जयराम रमेश ने भी एक्स पर लिखा, बीजेपी की वॉशिंग मशीन वैसे तो देश भर में अपने काम पर लगी हुई है, लेकिन महाराष्ट्र में ये कुछ अधिक ही शक्तिशाली रही है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने अब इस बात की पुष्टि की है कि बीजेपी ने उन्हें एनडीए में लाने के लिए ब्लैकमेल और जोर जबरदस्ती का सहारा लिया। जयराम रमेश ने कहा कि यह गंभीर मामला है क्योंकि इसमें न केवल जोर जबरदस्ती और ब्लैकमेल का इस्तेमाल शामिल है, बल्कि गोपनीयता की शपथ और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन भी शामिल है। इस मामले की जांच कराई जानी चाहिए। 9 साल पुराने एक मामले को फिर से उखाड़कर अजित पवार ने महायुति में अपनी स्थिति तो मजबूत कर ली, लेकिन बीजेपी को फंसा दिया है और अब न केवल देवेंद्र फडणवीस बल्कि मोदी पर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी ने ब्लैकमेल करके महाराष्ट्र में सत्ता हासिल की है। जाहिर है कि मोदी को इस सवाल का सामना चुनावों में करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले यह देखना दिलचस्प होगा दोस्तों कि अभी सोशल मीडिया के सहारे कांग्रेस पर प्रहार करने का जो पैंतरा मोदी ने आजमाया था, क्या उसका नुकसान बीजेपी उठाएगी या मोदी को अब की बार धराशायी सरकार का नजारा देखना पड़ेगा। खैर, महान शायर मीर तकी मीर ने ठीक ही फरमाया है कि बेखुदी ले गई कहां हमको, बेखुदी ले गई कहां हमको, देर से इंतजार है अपना। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे खबरों के नए आईने के साथ। तब तक देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।